Good morning, dear students. So, I'm back again with a new chapter and a new topic, and that is what is macroeconomics? Introduction to macroeconomics. Now, dear students, आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं. वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो मेन ब्रांचेस हैं जो हमारे को बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती हैं. एक है माइक्रो और दूसरी है मैक्रो. इज दैट क्लियर? So one is microeconomics and other is known as what? Macroeconomics. Now, bache, when I am talking about the microeconomics, micro is concerned with the smaller unit. Micro is taken from a Greek word mikros. Mikros means small. And what do you mean by macro? Again, macro is taken from a Greek word and the name of that Greek word is macros, the meaning of that word. So before taking up micro and macro in detail बच्चे, what I feel हमारे को economics पता होना चाहिए कि what is economics. So dear students, economics is a discipline which studies how scarce resources are allocated. किस तरह से हम अपनी scarce resources को allocate करेंगे so that हम लोग अपनी production को maximize कर सके, consumer अपनी satisfaction को maximize कर सके और नेशन अपनी सोसाइटी में सोशल वेलफेयर को अटेन कर सके. डियर स्टूडेंट्स, टू रिमेंबर इट इज़ अ सोशल साइंस विच डील्स विद इकोनॉमिक बिहेवियर. ये हमारे किसके साथ डील करता है बच्चे? इट इज़ डीलिंग विद आवर इकोनॉमिक बिहेवियर. इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल कैन बी अ कंज्यूमर, कैन बी अ प्रोड्यूसर. इवन द सिंगल फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्शन में इंगेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंगेज है. डियर स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू टू जनरल फील्ड्स. नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी कॉल देम, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंस between the microeconomics and macroeconomics. ये difference, do remember, can come to you people for a larger amount, like around 4 marks का आपको question आ सकता है difference से related. So you have to be clear regarding the difference. So dear student, सबसे पहला जो difference आएगा, that is a meaning. The branch of economics that studies the behavior of individual consumer. कौन सा consumer? Individual consumer is known as microeconomics. हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? Microeconomics. And the branch of economics that deals with the behavior of economy as a whole. पूरी की पूरी economy, चाहे वो national है चाहे वो international है, is known as macroeconomics. Now dear students, second point किसके साथ deal करता है? So microeconomics, क्योंकि micro smaller units है, it is dealing with the household, individual economic variables, individual units. इंडिविजुअल यूनिट एक सिंगल हाउस होल्ड भी हो सकता है, एक सिंगल फर्म भी हो सकती है. डू रिमेंबर दैट. एंड मैक्रो इज डीलिंग विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल के साथ डील कर रहा है. नाउ बच्चे, नेक्स्ट इज अ बिजनेस एप्लीकेशन. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इन द इंटरनल इश्यूज. इज दैट क्लियर? सो ये कहाँ पर डील कर रहा है बच्चे? इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज़ के साथ डील कर रहा है. लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज़ के साथ डील करता है. पूरी की पूरी इन्वायरमेंट, रिमेंबर, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करना है. हमारी इन्वायरमेंट इस तरीके से हमें मैनेज करना है कि इवन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचें. तो वो किसके अंडर आ जाएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी टॉक अबाउट द स्कोप. When I talk about the scope, तो you should understand जो microeconomics होती है, it covers various issues like demand, supply, product pricing. Product pricing का मतलब 4 factors of production, you know that ना? Land, labor, capital and entrepreneur. Land को हम लोग क्या देते हैं? Rent. Labor को क्या दोगे? Wages. Capital को क्या दोगे? Interest. और entrepreneur को क्या दोगे? It is the profit. सो ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस मिलाकर ये फैक्टर प्राइजिंग देखते हैं. इनको अलग अलग फैक्टर्स को हम लोग प्राइस कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन. सो दीज आर अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स.
ना बच्चे व्हेन आई टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे इश्यूज़ को कवर करता है, लाइक नेशनल इनकम. इट इज़ अ जनरल प्राइस लेवल. आपको पता है व्हाट इज़ जनरल प्राइस लेवल? एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. अब प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनका शेयर उनको. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट के बारे में. नेक्स्ट इज़ मनी. आप लोग बजट भी कर आए हो, आप लोग इतना ही नहीं एक्सटर्नल प्राइस लेवल ऑफ आ करेंसी भी कर आए हो. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे आ जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं. ना बच्चे लेट्स सी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस. When I talk about the importance of microeconomics, it is helpful in determining the price of a product along with the prices of the factors of production. Like I told you within the economy, like I told you हम लोग prices of factors of production को determine करते हैं, general price level को determine करते हैं. इसीलिए do remember what is the alternative name or other name of microeconomics? Very important question. It is price determination theory. What do you call it? You call it a price determination theory. Now बच्चे let's see to it. What do you know by macroeconomics? Macroeconomics के अंदर we try to maintain the stability in the general price level in an economy. Is that clear? Do you know what is the other name or alternative name of macroeconomics? We call it income and employment theory. बच्चे हमारे लिए अब 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वाई, क्यू एंड एन. डू यू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाई? वाई का मतलब होता है इनकम, क्यू का मतलब क्या होता है बच्चे? आउटपुट, और एन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट. हम इन तीनों को डिटरमाइन करना चाहते हैं. तो इन तीनों को जब हम डिटरमाइन करेंगे, वी डू इट विद द हेल्प ऑफ AD एंड AS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. इतना ही नहीं बच्चे, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज इन द कंट्री. वी कम टू नो अबाउट डिफ्लेशन, कि कहीं हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बहुत लो तो नहीं है. वी इवन कम टू नो अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. क्या सारे लोगों को काम मिल रहा है? कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी लेवल तो नहीं है हमारी कंट्री में. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. बच्चे वन मोर पॉइंट जिसको आपको खुद से नोट करना पड़ेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है. पार्शियल मीन्स बहुत सारे सेक्टर्स हैं. लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. देयर कैन बी अ कपड़ा मार्केट है, लोहा मार्केट है, देयर कैन बी सम अदर मार्केट्स हियर. जब सिर्फ एक मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम है, दैट इज़ नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम. लेकिन जब मार्केट की ये की सारी मार्केट्स के अंदर इक्विलिब्रियम हो जाता है, वी कॉल इट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं. नाउ बच्चे लेट्स सी द लिमिटेशंस. व्हेन आई टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, it is based on some unrealistic assumptions. That is, microeconomics is assumed that there is full employment in a society. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगी. लेकिन आपको पता है क्या कभी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है? कभी भी नहीं होती. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स हर किसी को काम मिल रहा है जिस रेट पे वो काम करना चाहते हैं. नो 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 नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल. फिर तो सारा ही मुश्किलें ख़त्म ही हो जाती अगर ऐसी सिचुएशन होती तो. नो प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी एट अ होल. Now, but let's try to understand limitations of macro. It has been analyzed that the fallacy of composition involves, which sometimes doesn't prove true, because it is possible that what is true for the aggregate might not be true from the individual viewpoint. I'll give you an example. ये बहुत important question भी बनता है कि saving is a virtue as well as a vice. Yes. आप या मैं अकेले अगर सेव करें तो वो मेरे लिए फ्यूचर सिक्योरिटी है. लेकिन अगर इकोनॉमी के सारे लोग सेव करना शुरू कर गए तो इकोनॉमी में पैसा कहाँ से आएगा? सो व्हाट इज़ गुड फ्रॉम मैक्रो व्यू पॉइंट माइट नॉट बी गुड फ्रॉम माइक्रो व्यू पॉइंट, और व्हाट इज़ गुड फ्रॉम माइक्रो व्यू पॉइंट इज़ नॉट गुड फ्रॉम मैक्रो व्यू पॉइंट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ना बच्चे आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंसेस क्लियर हो गए माइक्रो और मैक्रो के. नाउ वी मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट.
Now बच्चे these are what do we study या what are the variables we study under microeconomics and the variables we study under macroeconomics. See, under the microeconomics you are studying about the individual market. किसके बारे में पढ़ रहे हो आप? Individual market. You are studying about the effect on the price of a good. You are studying about the individual labor market. You are studying about the individual consumer behavior. You are studying about the supply of good, one very important point, and the price of a good. Is that clear? लेकिन in macroeconomics हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? We consider whole economy, GDP of an economy. What is GDP? Gross domestic product of an economy. Next is inflation. Inflation, general price level. General price level बहुत ज़्यादा तो नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन और बहुत ही कम होगा तो इट इज़ डिफ्लेशन. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड. बच्चे डिमांड तो पढ़ा था हमने माइक्रो में. डिमांड इज जस्ट द डिमांड ऑफ वन कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. इज दैट क्लियर? दैट इज़ मार्केट डिमांड, जो कि माइक्रो का पार्ट था. अब एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड में अब एक कंज्यूमर नहीं है, बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड of not one good but बहुत सारे goods in the market is known as what? Aggregate demand. जितने भी goods हैं market में और जितने भी consumers हैं, उन सारे consumers की demand for all the goods and services is known as aggregate demand. As well as we also talk about the production capacity of an economy. बच्चे, what is production capacity? Your क्षमता, आपकी capacity. अब जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने आज से 12 घंटे पढ़ना है, क्या आप पढ़ सकोगे? अरे कोई भी नहीं पढ़ सकेगा. मुझे ही अगर 12 घंटे पढ़ाना पड़े तो मैं भी नहीं पढ़ा सकती. लेकिन हाँ, कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो. आज 1 घंटा पढ़ोगे, कल 1.5 पढ़ोगे, फिर 2 पढ़ोगे. इससे आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो. सो दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. नाउ बच्चे, वी हैव एंड वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ. What is macroeconomics? So बच्चे, macroeconomics is a study of structure and performance of national economies and of the policies that government try to effect. Is that clear? Economic performance, जो कि हमारी गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को यहाँ पर इफेक्ट करती है. That is known as macroeconomics. Now बच्चे, just see to it, when I am talking about macroeconomics, what determines a nation's long run economic growth? क्या questions दिमाग में आते हैं कि हमारे एक नेशन की लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन डिटरमाइन करेगा? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक आउट इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग. What causes a nation's economic activity to fluctuate? Economic activities like production, consumption, distribution, disposition, ये कैसे इफेक्टेड होती हैं और क्यों इफेक्टेड होती हैं? किस कारण से हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आता है? What causes prices to rise in an economy? प्राइजेस बढ़ते क्यों हैं और घटते क्यों हैं? Can government policies be used to improve a nation's economic performance? क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सकें, बढ़ा सकें? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी कवर अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. Now bache, let's try to understand. We go for the introduction of this chapter now. When I am taking up the introduction of this chapter, तो आपको एक बात पता लग गई कि macroeconomics is taken from a Greek word macros. किस में से लिया गया ये? Greek word macros, जिसका मतलब क्या है? Large, whole. And macroeconomics is defined as that branch of economics which studies the economic issues or economic problems at a level of an economy as a whole. और मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी problems, like problem of unemployment. We can also talk about the problem of depression in an economy, problem of price rise in an economy. So dear students, यहाँ पे एक बहुत important question बनता है. What are the problems that we study under macroeconomics? Please note down this question. What are the problems that we study under macroeconomics? So if the question on macroeconomics comes and its meaning, I think that is clear to you now. Now, but how is macroeconomics different from micro? We had already taken up that. But still, we can take it up from here. अच्छा, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं एंड दैट इज़ व्हाट माइक्रो एंड मैक्रो.
सो एक बार और ब्रीफ में देख लेते हैं. माइक्रो स्टडीज द इंडिविजुअल इनकम, बट मैक्रो स्टडीज द नेशनल इनकम. वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल इनकम इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें पता होना चाहिए नेशनल इनकम किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करेंगे. इज दैट क्लियर? हाउ इज़ अ नेशनल इनकम फॉर अ कंट्री डिटरमाइंड? दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नॉट योर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज करता था? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको एनालाइज कर रहा है? टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. अब when I am talking about microeconomics, it is dealing with households and firm decisions. लेकिन macroeconomics is dealing with aggregate decisions, all the over the decisions. Aggregate means सारे का सारा. अब now listen here, microeconomics studies individual prices, बट macroeconomic के अंदर overall price level आ जाता है. सारे का सारा general price level जिसको बोलते हैं. So micro analyze demand and supply, but macro analyze aggregate demand and aggregate supply. So micro में main aim क्या होता है? Price determination. और macro में जो main aim होगा that is income and employment determination. Now बच्चे let's see to it. What are the macroeconomic variables? हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? यहाँ 7 variables दे रखे हैं. GNP और GDP, right? Then demand and supply. This is aggregate demand and aggregate supply. C stands for consumption, I stands for investment in an economy, G stands for government spending in an economy, and X minus M, very important, and you also know what is it? Net exports in an economy. Is that clear? So these are the macroeconomic variables that we will be studying about. Now bache, let's see. Okay, we'll take the objectives afterwards. Before that, we take up the studies here. So basis of study, microeconomic performs the problems of scarcity and choice at a level of individual, right? लेकिन macro किसकी basis पे लेता है? Economy as a whole, right? Now let's just try to understand. There is an example being given here. Microeconomic studies how the consumer exercises choice of goods and services. हमने किया था consumer behavior. किस तरह से consumer अपनी limited income को खर्च करेगा so that क्या attain करे? Maximum satisfaction. अब मैक्रो में हम क्या करेंगे? हमने नेचुरल रिसोर्सेज को, नेशनल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हर किसी को इक्वल बेनिफिट्स मिलें. इज दैट क्लियर? वेलफेयर ओरिएंटेड रहे और टोटल इकोनॉमी का वेलफेयर हो. सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स. यू नो इट वेरी वेल. इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स: कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर सप्लाई, प्रोड्यूसर सप्लाई. एंड इसी के साथ व्हाट इज़ द मेन एम? द मेन एम देयर इज़ पर्टिकुलरली व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे, व्हाट आर द मेन वेरिएबल्स? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक एजेंट्स? नाउ द थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये सब हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं. दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल. कंज्यूमर किसके लिए फोकस करता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. प्रोड्यूसर किसके लिए करता है? मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट. और नेशन, जो कि अब यहाँ पर हमारे पास मैक्रो के अंदर आ जाएगा, किसके लिए करता है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. और बच्चे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशन, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे या ऐसी स्टैचुरी बॉडीज़ आ जाएंगी जो कि नेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही हैं. वन ऑफ देम इज़ RBI, एंड यू नो व्हाट इज़ RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वी हैव सेबी. सेबी इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री की शेयर मार्केट को हैंडल करता है. यू हैव ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा सारा टेलीकॉम सेक्टर होल्ड करता है. सो बच्चे, दीज आर द एजेंट्स हु आर वर्किंग एट मैक्रो लेवल. नाउ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. यस, एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैंने आपको बताया था अगर मार्केट डिमांड है तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्रीगेशन है, बहुत सारे कंज्यूमर्स एक ही गुड को डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब एग्रीगेशन इज़ लिमिटेड. लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गया. व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड? इट इज़ अ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी.
ना बच्चे, अगर आप ये साइड में ये ब्लू वाला पोर्शन देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स? Variables that deal with economy as a whole are the macroeconomic variables, and they are aggregate demand, aggregate supply, national income, consumption, investment. So they are what? They are the macroeconomic variables. Now bacha, let's see to it. When I take up this particular portion, so you should be clear. Okay, now dear students, let's talk about the different set of assumptions. See, microeconomics and macroeconomics are based on different set of assumptions. Certain variables are assumed to be constant in microeconomics और कुछ variables macroeconomics में constant माने जाते हैं. Dear students, when you take up microeconomics ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि macroeconomic के variables constant होंगे. जब आप micro करते हो ना, आप क्या बोलते हो? Total output is constant. और जब आप micro करते हो, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हो, तो हम क्या मानते हैं? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स थे वो कांस्टेंट है. लाइक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट. सो डू रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ assumptions फॉर बोथ माइक्रो एंड मैक्रो. लेट्स सी द सेंट्रल इश्यू. व्हेन आई टॉक अबाउट द सेंट्रल इश्यू, सो यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज अ सेंट्रल इश्यू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, and that is the price determination. Is that clear? And when I take up the macroeconomics, the central issue is income and employment determination. Matlab, we also call it income and employment theory. I had already told you earlier. Method of study, whenever I talk about the microeconomics, method of study is partial equilibrium analysis, and under the macroeconomics, the situation is of a general equilibrium analysis. And I have earlier told you what is partial equilibrium and what is general equilibrium. Okay, we have a HOTS question also. So partial equilibrium refer to the equilibrium in one market. से मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, लेबर मार्केट भी है, लोहा मार्केट भी है, कपड़ा मार्केट भी है. जब अकेली सिर्फ लेबर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम है और बाकी दोनों मार्केट्स डिसइक्विलिब्रियम में है, तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाएगा. लेकिन जब आपकी की पूरी इकोनॉमी लाइक लेबर मार्केट, कपड़ा मार्केट, लोहा मार्केट, ऑल द मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम, देन दिस इज नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. Now what's the last point? Micro macro paradox. I had already told it to you. What is good from micro viewpoint might not be good from macro viewpoint. Like I gave you an example. अगर मैं सेव कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरी फ्यूचर में तो प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी. लेकिन अगर इकोनॉमी के सारे लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. वाई? बिकॉज इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा. ग्रोथ और पैसा नहीं है तो पॉवर्टी लेवल आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर और प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी. देयर वुड बी लो इनकम, लो आउटपुट, लो एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, और इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन चले जाएगी. और डाउन जाने का मतलब है हम लोग धीरे धीरे डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे. सो डू रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Now बच्चे, so this can be even a 1 mark question or even a 3 mark question. Is saving a virtue or a vice? You will say saving is a virtue if an individual is doing it. But अगर हम सारे का सारा पैसा इकोनॉमी के all the people start saving, then it becomes a vice. Because डिमांड नहीं करेंगे तो एडी का लेवल फॉल हो जाएगा. एडी समझते हो ना, एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो जो प्रोडक्शन भी है वो भी बहुत कम होगी, जिससे कि धीरे धीरे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट सब कम हो जाएगा, लीडिंग टुवर्ड डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी. नाउ बच्चे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. देयर वाज अ पॉइंट हियर दैट आई वांटेड टू टेल. यहाँ पर ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे स्कोप को ही लीड करते हैं. व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज लो इन्फ्लेशन. हमारे को इकोनॉमी के अंदर अपने इन्फ्लेशन लेवल को कम करना है. बच्चे, यू शुड रिमेंबर 1 पॉइंट, इन्फ्लेशन इज प्राइस राइज. हर एक साल अगर 3 या 4% से प्राइसेस बढ़े, इट इज़ गुड, इट लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन. नेक्स्ट इज लो अनएम्प्लॉयमेंट. हमें अपनी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को कम करना है.
सेटिस्फैक्ट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने बीओपी वाला चैप्टर पढ़ा था ना. व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट? जो अकाउंट है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स दूसरी कंट्री की ट्रांजेक्शन्स के साथ एक्सप्रेस करता है. हमारे को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में रखना है, कोशिश कर कर सरप्लस में रखना है. नेक्स्ट इज़ लो गवर्नमेंट बोरोइंग. ये बजट वाले पोर्शन से आ गया. गवर्नमेंट को बाहर से कम बोरोइंग करनी है जिससे कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसका लेवल कम हो जाए. स्टेबल एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट नहीं होते रहने देना है. अगर इंडिया का एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, नॉट गुड फॉर द नेशन ऑल्सो. मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, लेस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इक्वालिटी को मेंटेन करना है. नेक्स्ट इज वी शुड प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, important for very long run and economic growth in an economy. So we should protect our environment, we should work for sustainable development. ऐसा नहीं है कि सारे प्रोड्यूसर्स ने आज ही रिसोर्सेज यूज़ कर ली. यार फ्यूचर, किसने फ्यूचर देखा है? आप कहोगे मैंने क्या फ्यूचर देखा है, मेरे को क्या करना है अपने बच्चों के लिए, आई डोंट वांट टू कीप एनीथिंग फॉर देम. क्या आप ऐसा सोचोगे? नहीं. तो नेशन भी नहीं सोच सकता. नेशन रिसोर्सेज को आज इस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है कि फ्यूचर के पास वो रिसोर्सेज रहने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए. सो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं. नाउ बच्चे लेट्स सी, यही स्कोप के अंदर आते हैं. सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी. क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेशनल इनकम पढ़ोगे, रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ोगे, किस तरह से हम जीडीपी एनडीपी को मेंटेन करेंगे. जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमी के अंदर किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर इनफ है भी नहीं है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ होंगी. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मनी. कमर्शियल बैंक्स किस तरह से पैसे को क्रिएट करते हैं. हु इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ मनी. प्रोड्यूसर ऑफ मनी के बाद ये पैसे से पैसा कैसे क्रिएट होता है, मतलब क्रेडिट क्रिएशन. दिस इज़ ऑल वी स्टडी अंडर द थ्योरी ऑफ मनी. देन द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल प्राइस लेवल, बच्चे आपको पता है जनरल प्राइस लेवल कौन मेंटेन करता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. देन वी हैव द रोल ऑफ गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट इस तरीके से डिटरमाइन होता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर टू यू? सो दीज कम अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन वन वे. अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, रट्टा नहीं करना है, नो रट्टाफिकेशन. ये सारे चैप्टर्स ही हैं. आपका नेशनल इनकम आ गया, फिर उसके बाद ADAS वाला चैप्टर आ गया, मनी और बैंकिंग वाला चैप्टर आ गया. Then it is again, this portion is from ADAS and last it is government budget. इतना ही नहीं, you can even write stable exchange rate जो कि foreign exchange and BOP आ गया. Is that clear? So ये सारा scope है किसका? Macroeconomics का. Is that clear? Now बच्चे just try to understand, when I take up this particular section, you should be clear regarding this thing and what is that. Even up significance. What is the significance of the macroeconomics? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी. हमें इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, डीप डिस्क्रिप्शन. लाइक हमने नेशनल इनकम को किस तरीके से डिटरमाइन करना है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. यू नो ना, यू हैव 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. 3 सेक्टर्स. हमने 3 सेक्टर्स में किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करना है सो दैट आप नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सको. नेक्स्ट इज इट इज़ अ स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम एंड वे इट शुड बी हैंडल्ड. अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं. अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना है. किस तरह से आप जनरेट करोगे? लाइक मनरेगा इज़ वन वे टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे इकोनॉमी इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट बजट के अंदर हमें कहाँ पे खर्चा करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कहाँ से हमारे को रिसीट्स आएंगी और किस तरह से इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स रेगुलेट होंगी, दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट बजट. सो दिस हेल्प्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट इज इट इज़ अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी. Programs and policies of economic growth are drawn.
बाय असेसिंग द एसेट्स एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। हम लोग गवर्नमेंट के यहाँ पर ग्रोथ को असेस करते हैं और देखते हैं कि अगर हमें इस ग्रोथ को और इंक्रीज़ करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी। ना तो यहाँ पर प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास सेंट्रल बैंक है जो कि प्राइस लेवल को रेगुलेट करने की कोशिश करता रहता है। इज़ दैट क्लियर? अगर इन्फ्लेशन है तो वी फॉलो अ डियर मनी पॉलिसी, डिफ्लेशन है तो वी फॉलो अ चीप मनी पॉलिसी। Next is balance of payment status. So BOP status of economy reveals the performance of economy in relation to the rest of the world. अगर तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा फेवरेबल है, दिस मीन्स हमारी कंट्री की करेंसी भी अप्रिशिएट करेगी, वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, हमें बाहर पेमेंट्स बहुत ज़्यादा देनी पड़ेंगी जिसके लिए हमारे को फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करना पड़ेगा एंड इट लीड्स टू अ डेप्रिसिएशन ऑफ एन इंडियन करेंसी। इज़ दैट क्लियर? सो बच्चे, हमारे को अपनी कंट्री के बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी पता लगेगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। इज़ दैट क्लियर? वी हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट और अ ग्रेटर कैपेसिटी टू इम्पोर्ट। Let's see the problems of poverty and environmental pollution. Even in macroeconomics, we come to know about the problems of poverty, about the problems of environmental pollution. अगर पावर्टी है तो उसको इरेडिकेट कैसे करना है? बच्चे, पावर्टी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स जनरली सेम ही होते हैं। अब जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो लोगों के पास इनकम आना शुरू हो जाता है जिससे कि धीरे धीरे पावर्टी भी ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ साथ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एनवायरनमेंट, environmental pollution means sustainable development. Resources should be sustained for the future generations. Last is policy formulations. बच्चे, टाइम टू टाइम हमारे को बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जिससे कि पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो। आपको सिचुएशंस को देख के भी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। अब बजट की अलग पॉलिसीज़ होती हैं और मनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ अलग होती हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट, the government follows a policy of deficit budget and surplus budget. अगर तो इन्फ्लेशन होगी तो we will follow a surplus budget. अगर डिफ्लेशन होगी we will follow a deficit budget. इसी तरह से अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, मनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं तो देयर कैन बी द डियर मनी पॉलिसी एंड अ चीप मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी में क्रेडिट को महंगा कर दिया जाता है जिससे कि एडी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाए, एंड दिस इज़ डन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन के अंदर हम लोग इसके लेवल को बढ़ा देंगे, एडी के लेवल को, तो वहाँ पर हमारे को क्या फॉलो करना है? चीप मनी पॉलिसी, ईजी फाइनेंस टू एवरीवन। इज दैट क्लियर? आजकल कौन सी मनी पॉलिसी चल रही है? रिमेंबर, इट इज़ अ चीप मनी पॉलिसी दैट इज़ गोइंग ऑन. Now, dear students, so you should remember that these are some of the emerging challenges of the economy. And in emerging challenges को हम लोग macro economic database के basis पे check out करते हैं. So you should be remembering कि अगर आपको अपनी country के AD के बारे में, inflation के बारे में, aggregate supply के बारे में, consumption, employment के बारे में देखना है, तो we in one way are studying about the macroeconomic variables. नेशनल इनकम के बारे में देख रहे हैं। ये सब कौन से वेरिएबल्स हैं? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, और इनको एक करेक्शन देने के लिए वी गो फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. डू रिमेंबर व्हाट इज़ योर मेन एम? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ योर मेन एम. Now I wind up my class. I think everything related to macroeconomics is perfectly clear and you would be able to do all the exercises very properly now. Thank you.